हेलो स्टूडेंट्स, आज वाले लेक्चर में हम सीखने वाले हैं बेटा बहुत अलग अलग केसेस ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए। ठीक है, हमने बेसिक जो रूल्स हैं वो तो पहले ही पढ़ लिया। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए 6 रूल्स। इसके अलावा उस पर बेस्ड जो जिस तरीके के जो एमसीक्यूज बनते हैं उनको सॉल्व करना भी सीख लिया है। लेकिन अभी भी बहुत सारे केसेस हैं जिनमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के अलग अलग तरीके होते हैं, उनको आज वाले लेक्चर में सीखेंगे। तो आज वाले लेक्चर में एक्चुअल में 4-5 हमें छोटे छोटे टॉपिक्स के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जहां पर पॉलीएटॉमिक आयंस जहां प्रेजेंट होते हैं उनके लिए ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाल सकते हैं। इसके अलावा कोऑर्डिनेशन नंबर या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर जो एटम्स प्रेजेंट होते हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाल सकते हैं। इसके अलावा ये देखेंगे अगर स्ट्रक्चर दिया हुआ रहता है तो ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं। पेरोक्साइड किसी कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट है तो कैसे निकाल सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर बेटा। सबसे पहले हम देखेंगे कि जहां पर भी पॉली एटॉमिक आयंस प्रेजेंट है, ऐसे कंपाउंड के अंदर के जो एटम्स हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाल सकते हैं। एक्चुअल में हम इसकी जरूरत क्यों पड़ेगी। पहला क्वेश्चन ये आएगा कि अगर हमने पहले ही रूल्स पढ़ लिए हैं ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के, तो फिर ये अलग से पढ़ने की जरूरत क्यों है। क्योंकि हमारे पास ऐसे भी एटम्स आ सकते हैं पीरियोडिक टेबल में जिनके लिए हमने रूल नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, और अगर हमने उन एटम्स के लिए रूल नहीं पढ़ा है तो फिर उसमें कई जगहों पर पॉलीएटॉमिक आयंस के जो फॉर्मूले हैं वो आपको पता होना जरूरी है। पॉलीएटॉमिक आयंस कहने का मतलब क्या है, जैसे NH4 प्लस को हम बोलते हैं अमोनियम, C2O42 माइनस को बोलते हैं ऑक्सलेट, NO3 माइनस को नाइट्रेट। बाकी जो एग्जांपल्स हैं बहुत सारे जो कॉमनली यूज होते हैं उनको तो हमने पिछले वाले लेक्चर्स में ही देख लिया है। परमैग्नेट, ठीक है, MnO4 माइनस, MnO42 माइनस मैग्नेट, NO3 माइनस नाइट्रेट, PO43 माइनस फॉस्फेट, SO42 माइनस सल्फेट, Cr2O72 माइनस डाइक्रोमेट, ClO4 माइनस परक्लोरेट, SO32 माइनस सल्फाइट। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हमने देखे थे। ठीक है, तो कुछ कंपाउंड में हमें इन आयंस को अलग करने की जरूरत पड़ती है आसानी से ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए। कुछ एग्जांपल समझते हैं कहां हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, यहां देखना बेटा, और आपको ये आयंस के चार्जेस फॉर्मूले नाम के साथ पता रहना चाहिए, क्योंकि जब आपको कंपाउंड के नेम आएंगे बहुत सारी जगहों पर तो आपको ये आयंस के जो फॉर्मूले हैं ये पता होना जरूरी है बेटा। ठीक है, यहां देखना, जैसे एग्जांपल के लिए हमारे पास PbSO4 दिया हुआ है। अब अगर PbSO4 दिया है तो हमने जो रूल पढ़ा है वो तो केवल किसके लिए पढ़ा है, ऑक्सीजन के लिए। ना तो हमने सल्फर के लिए रूल पढ़ा है, ना ही हमने लीड के लिए रूल पढ़ा है। ऐसे केस में जब हमारे पास इस तरीके के क्वेश्चंस आ जाएंगे तो सल्फर और लीड दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर नहीं पता। अगर एक एटम का ऑक्सीडेशन नंबर नहीं पता तो लास्ट में समेशन वाले रूल से निकाल सकते हैं। लेकिन यहां पर तो इस एग्जांपल में हमें दो एटम्स के ऑक्सीडेशन नंबर नहीं पता है। तो ऐसे केस में ताकि हमसे गलती ना हो जाए इसलिए हम क्या करेंगे, जो जिस आयन के बारे में हम जानते हैं, जिस पॉली एटॉमिक आयंस के बारे में जानते हैं, पॉली एटॉमिक बोलने का मतलब जहां पर एक से ज्यादा एटम मिलकर कोई आयन बनाएंगे, ठीक है, उसे हम पॉली एटॉमिक आयंस बोलते हैं, उनको अलग कर देंगे। जैसे यहां पर आपको एग्जांपल में क्या दिखेगा कि ये जो PbSO4 है इसमें SO42 माइनस को हम अलग निकाल सकते हैं। आपको पता है ये सल्फेट का फॉर्मूला है, SO42 माइनस अलग निकाल दिया। और क्योंकि टोटल जो चार्ज है वो तो क्या होना चाहिए बेटा, जीरो होना चाहिए। अगर टोटल चार्ज जीरो होना चाहिए, इस पर -2 का चार्ज है, तो जो यहां से लीड निकल कर आएगा उस लीड पर चार्ज कौन सा होगा, 2 प्लस का। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर तो डायरेक्टली निकल कर आ गया। समझ में आया क्या, क्योंकि उसके साथ जो आयन प्रेजेंट रहा होगा वो कौन सा रहा होगा, सल्फेट। और सल्फेट पर होता है -2, पूरे मॉलिक्यूल का पर चार्ज जीरो है, तो इस पर अगर -2 है तो उस पर कितना रहा होगा, +2। समझ में आ गया, लीड का ऑक्सीडेशन नंबर इससे निकल कर आ गया। और सल्फर का तो अब ऑक्सीजन की हेल्प से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं पता है आपको, एक ऑक्सीजन का -2, 4 ऑक्सीजन के -8, समेशन कितना लाना है बेटा आपको, इसके चार्ज के बराबर, -2 के बराबर। तो इसमें सल्फर का क्या कर देंगे, +6, +6 ऐड कर देंगे -8 में तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो यहाँ सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया, +6, लीड का ऑक्सीडेशन नंबर आ गया +2। क्लियर हुआ क्या। तो सल्फर का भी ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लिया हमने, लीड का भी ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लिया। जबकि हमें अगर हम डायरेक्ट कंपाउंड को में ही निकालने की कोशिश करते तो हमें पता नहीं चलता लीड का क्या लेना है, सल्फर का क्या लेना है। तो जहां पर भी अगर आपको इस तरीके से पॉलीएटॉमिक आयंस दिखाई दे तो आप अगर उसको अलग कर लोगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। यहां दिया NH4NO3, यहां दो पॉलीएटॉमिक आयंस है।
ठीक है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के लिए तो रूल पढ़ा हुआ है, लेकिन इस नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या लेना है, इस नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या लेना है, ये हमें नहीं पता। तो ये ज्यादा आसान हो जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर निकालना अगर हम इसे अलग कर लेते हैं तो। आपको पता है NO3 माइनस कौन सा आयन होता है, नाइट्रेट आयन। NO3 पर कौन सा चार्ज होता है, -1 का। इसलिए आपको बोला था जब हम लास्ट लेक्चर देख रहे थे कि वहां पर जो भी हम पॉलीएटॉमिक आयंस लिख रहे हैं, स्पेशली ऑक्सीजन वाले, वो सारे फॉर्मूले आपको याद रखने हैं बेटा। ठीक है, ये NO3 माइनस हो गया, यहीं पर NH4 अभी थोड़ी देर पहले देखा था, ये क्या होता है, NH4 प्लस। ठीक है, अब हम सेपरेटली दोनों नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। यहां कैसे निकालेंगे, एक ऑक्सीजन का -2, 3 ऑक्सीजन के -6, समेशन -1 लाने के लिए यहां कितना ऐड कर देंगे, +5। तो इस नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर आ गया +5। लेकिन यहां पर देखना बेटा, एक हाइड्रोजन का +1, 4 हाइड्रोजन के +4, लेकिन हमें समेशन कितना लाना है, +1 लाना है, क्योंकि इस आयन पर चार्ज तो +1 का है। तो नाइट्रोजन की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी, -3 रखनी पड़ेगी, तब तो समेशन +1 आएगा। क्लियर हुआ। तो यहाँ ये यूनिक केस इसलिए कई बार इस क्वेश्चन में इसी कंपाउंड को देखकर आपको और क्या पूछ लेता है कि इसमें दो अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर नाइट्रोजन के कौन से होंगे। ठीक है, और अगर आप डायरेक्टली फॉर्मूले को अलग नहीं करोगे, ठीक है, उसमें पॉलीएटॉमिक आयंस को, तो फिर आप नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, इस पर किस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं ये तो सारे अब ऑक्सीडेशन नंबर की थ्योरी कंप्लीट करने के बाद फिर से कुछ एक न्यूमेरिकल वाला लेक्चर लेंगे बेटा। ठीक है, लेकिन यहीं पर हम बहुत सारी एग्जांपल्स ले रहे हैं, इसको ध्यान से समझना। ठीक, यहाँ NH4 प्लस और NO3 माइनस अलग अलग करके हमें समझ में आ गया कि एक नाइट्रोजन का तो +5 ऑक्सीडेशन नंबर है, जबकि दूसरे नाइट्रोजन का कितना है, -3। क्लियर हुआ। यहाँ एक इस एग्जाम्पल को देखना, यहाँ NO3 दिया लेकिन होल ट्वाइस दिया है। एक NO3 को अलग कर दें, एक NO3 को अलग कर दे तो कितना होता है, -1 का चार्ज होता है। तो यहाँ तो 2 NO3 है, अगर 2 NO3 हैं तो ये 2 NO3 का चार्ज कितना रहा होगा बेटा, ये रहा होगा -2। और यहाँ 2 NO3 का चार्ज -2 रहा होगा, तो इस Fe का चार्ज कितना रहा होगा, इस Fe का चार्ज रहा होगा +2। समझ में आया। तो इससे आयरन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है ये निकल कर आ गया। क्लियर हुआ क्या। अब यहाँ नाइट्रोजन का इससे निकाल सकते हैं, एक ऑक्सीजन का -2, 3 ऑक्सीजन के -6, समेशन लाना है हमें -1, तो नाइट्रोजन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +5। अभी थोड़ी देर पहले नाइट्रेट का निकाला था। अब यहाँ होल ट्वाइस लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक आयन का चार्ज देखकर भी हम यहाँ पर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। क्लियर हुआ क्या। ठीक है, यहाँ दूसरा एग्जाम्पल देखना, ये क्या है, FeC2O4। थोड़ी देर पहले हमने एग्जाम्पल देखा था, कौन सा, C2O4 2-, नाम क्या है इसका बेटा, ऑक्जेलेट। ठीक है, तो आपको पता है ये C2O4 पर चार्ज कितने का होता है, -2 का होता है। तो ये Fe पर चार्ज कितना हो जाएगा, +2 का हो जाएगा। तो आयरन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है ये कितना निकल कर आ जाएगा, +2 निकल कर आ जाएगा। वहां कार्बन का निकालना है तो इसको अलग कर लेते हैं, C2O4 2- को अलग कर लेते हैं, ये हो जाएगा C2O4 2-। समेशन तो -2 आना चाहिए क्योंकि साइन पर चार्ज -2 का है। ऑक्सिलेट नाम याद रखना बेटा, बहुत बार ये रिपीट होने वाला है ये फॉर्मूला। ठीक, एक ऑक्सीजन का -2, 4 ऑक्सीजन के -8, समेशन -2 लाने के लिए यहाँ कितना हो जाएगा, +6। लेकिन ये +6 कितने कार्बन के हैं, 2 कार्बन के हैं। 2 कार्बन का +6, एक कार्बन का कितना हो जाएगा बेटा, इसको डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, एक कार्बन का +3। तो हम आंसर करेंगे कार्बन का +3, ना कि +6। समझ में आया, क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, अगर आपको क्लियर हो गया है तो ये जो 3 एग्जाम्पल हैं ये खुद से ट्राई कर पाओगे क्या बेटा, ट्राई करके देखना। यहाँ देखना, NH4 होल थ्राइस PO4, दोनों को अलग कर लेते हैं। PO4 आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, फॉस्फेट। ठीक है, और NH4 जो होता है इसको आप अलग कर लोगे तो क्या आ जाएगा, NH4 प्लस। ये होल थ्राइस को लेने की जरूरत नहीं है, वो होल थ्राइस तो है उसको बैलेंस करने के लिए। इस पर -3 का चार्ज है तो बैलेंस करने के लिए इसको होल थ्राइस कर देंगे तो ये +3 का चार्ज हो जाएगा। बट ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए सिर्फ एक आयन का फॉर्मूला इनफ है। ठीक है, वैसे यहां पर जो हो जाएगा आप क्या करोगे, SO3 को अलग कर दोगे। SO3 का चार्ज कितना होता है बेटा, SO3 का चार्ज होता है -2, SO3 2-। इसका मतलब ये जो Mn रहा होगा, इस Mn पर चार्ज कितना रहा होगा, 2+ का। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर एक साथ निकालेंगे सबका। यहां ध्यान देना, ठीक, इस कंपाउंड को बाद में देखते हैं, पहले इसको मैं इसका सॉल्यूशन में करवा देता हूं। यहां देखना, NH4 प्लस है, एक हाइड्रोजन का +1, 4 हाइड्रोजन के +4, समेशन कितना आना चाहिए, इस +1 के बराबर आना चाहिए। तो नाइट्रोजन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3 आ गया ये।
PO4 3- थोड़ी देर पहले ही हमने निकाला, एक ऑक्सीजन का -2, 4 ऑक्सीजन के -8, समेशन -3 आना चाहिए, तो फॉस्फोरस की वैल्यू कितनी कर देंगे हम, +5। क्लियर हुआ? इसके बाद फॉस्फोरस का तो आ गया, यहां देखते हैं, एक ऑक्सीजन का -2, 3 ऑक्सीजन के -6, समेशन कितना लाना है, -2, तो सल्फर की वैल्यू कितनी ऐड कर देंगे, +4। Mn का तो ऑक्सीडेशन नंबर निकाल ही चुके हैं, यहां देखना बेटा, ध्यान से देखना, एक SO4 का चार्ज कितना होता है, -2, सल्फेट आपको पता है, 3 SO4 का कितना होगा, एक सल्फेट का होता है -2, 3 सल्फेट के कितने होंगे, -6, समेशन 0 लाने के लिए इसका कितना हो जाएगा, +6, 2 क्रोमियम का +6, एक क्रोमियम का क्या हो जाएगा, +3, यहां पर एक्चुअल में क्या रहा होगा, Cr पर +3 का चार्ज रहा होगा। ये जो सल्फेट है, आप SO4 को अलग कर दोगे तो सिर्फ SO4 2- हो जाएगा, समझ में आया? अब यहाँ क्या करेंगे, एक ऑक्सीजन का -2, 4 ऑक्सीजन के -8, समेशन तो हमें पता है बेटा -2 आना चाहिए, तो ये जो सल्फर का जो ऑक्सीडेशन नंबर है कितना लिख देंगे, +6। क्लियर हुआ? तो हमने बहुत सारे एग्जांपल देख लिए हैं पॉलीएटॉमिक आयंस के। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन में आप फंस जाओ जिसमें आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, जैसे यहाँ पर हमने ना तो सल्फर के लिए रूल पढ़ा है ना ही क्रोमियम के लिए रूल पढ़ा है, जहां पर भी पॉलीएटॉमिक आयंस आपको दिखाई देंगे आप अलग कर लो, बहुत आसानी से ऑक्सीडेशन नंबर निकल कर आ जाएंगे। समझ में आया? ये हुआ हमारा पहला टॉपिक। ठीक, अब इसके बाद नेक्स्ट दूसरे टॉपिक पर चलते हैं। एक्चुअल में ये कंपाउंड किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नाम का हमारे पास एक पूरा का पूरा चैप्टर है बेटा, वहां पर उस चैप्टर में हम ऑक्सीडेशन नंबर वाले ढेर सारे एग्जांपल्स करने वाले हैं, लेकिन क्योंकि कहीं ना कहीं आपको रेडॉक्स वाले चैप्टर में भी उसके ऑक्सीडेशन नंबर वाले क्वेश्चंस मिल जाते हैं, इसलिए मैं कुछ एग्जांपल यहां करा रहा हूं। ठीक है, तो हम लिमिटेड नंबर ऑफ एग्जांपल्स ही देखेंगे, इसको ज्यादा डिटेल में हम देखेंगे कहां पर, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाले चैप्टर में, 12th के सिलेबस का पार्ट है ये। आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड समझ में कैसे आएगा, एक्चुअल में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऐसे कंपाउंड्स होंगे जिनके पास भी आप ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट देखोगे। क्लियर है? जहां पर भी इस तरीके से आपको स्क्वायर ब्रैकेट दिखाई देंगे जिस भी कंपाउंड के अंदर, मतलब समझ जाना इसकी बात कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात कर रहे हैं। अब ऐसे जो भी कंपाउंड्स होते हैं उसमें ऑक्सीडेशन नंबर आपको किसका पूछता है, मेटल्स का। ठीक है, एक्चुअल में ये जो क्रोमियम है इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होगा, पोटेशियम का तो हमेशा कांस्टेंट होता है, ये जो आयरन है इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए बोलेगा, ये जो कोबाल्ट है इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए बोलेगा, ये जो Fe है इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए बोलेगा। ठीक है, हर एक एलिमेंट का वो ऑक्सीडेशन नंबर नहीं पूछता। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है, जब हम उस चैप्टर पर जाएंगे वहां पर भी आपको किसी और एलिमेंट के लिए ऑक्सीडेशन नंबर नहीं पूछेगा, उस ब्रैकेट के अंदर जो मेटल होता है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो मेटल होता है उसका आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होता है। तो हमें ये नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, इनके ऑक्सीडेशन नंबर से कोई मतलब नहीं है, तो हम क्या करेंगे, एक आसान तरीका है, जितने भी मॉलिक्यूल्स है केवल उनका चार्ज देखेंगे। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, H2O न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, या NH3 न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, इन सब का चार्ज कितना ले लेंगे, 0। ठीक है, या फिर अगर हमारे पास NO3 दिया है तो हमें पता है कि इस पर चार्ज कितना होता है, -1, तो इसके केवल -1 चार्ज को देखेंगे। कहने का मतलब हम हर एक एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर को यहाँ पर नहीं देखेंगे। ठीक है, मतलब यहाँ ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है, इससे क्वेश्चन सिंपल हो जाते हैं। यहीं पर H2O में हाइड्रोजन का अलग, ऑक्सीजन का अलग निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें इंडिविजुअल हाइड्रोजन ऑक्सीजन की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी, पूरे H2O की चार्ज डायरेक्ट क्या मान लेंगे हम, 0। सॉल्व कैसे करना है देखते हैं। यहाँ पर हमें क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो NH3 क्या है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। अगर NH3 न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो इसका चार्ज कितना हो जाएगा बेटा, 0। एक NH3 का भी 0 होगा, 6 NH3 का भी 0 होगा। क्लियर हुआ? बट क्लोरीन का चार्ज आपको पता है, एक क्लोरीन का कितना होता है, -1, 3 क्लोरीन का कितना होगा, -3। अब क्योंकि ये पूरा न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, समेशन तो कितना होने वाला है, 0। अगर समेशन 0 होने वाला है तो इस -3 में मैं क्या ऐड करूं कि वो 0 हो जाएगा, +3। तो यहाँ क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकल कर आ गया कितना, +3। बहुत सिंपल चीज है। अब हमें ये हाइड्रोजन का अलग, नाइट्रोजन का अलग निकालने की जरूरत ही नहीं है, हम डायरेक्ट मॉलिक्यूल पर देखेंगे कितना चार्ज आता है। क्लियर हो रहा है? दूसरा वाला एग्जांपल खुद से ट्राई कर पाओगे क्या बेटा? यहां देखना, एक पोटेशियम का हो जाएगा +1, 4 पोटेशियम के कितने हो जाएंगे, +4। साइनाइड पर चार्ज कितना होता है, -1, उसको साइनाइड बोलते हैं बेटा, इसे हम बोलते हैं साइनाइड बोलते हैं।
ठीक है, इस पर चार्ज कौन सा होता है, -1 का चार्ज होता है। ठीक है, एक साइनाइड पर हो गया -1 का चार्ज, 6 साइनाइड पर कितने हो जाएंगे बेटा, -6 का चार्ज हो जाएगा, क्योंकि 6 साइनाइड है, CN6 है। तो कार्बन का अलग, नाइट्रोजन का अलग निकालने की जरूरत नहीं, सीधे चार्ज देखो आयन का। ठीक है, ये समेशन क्या हो जाएगा, 0। समेशन 0 लाने के लिए Fe की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी मुझे, +2, तभी तो ये +4 +2 -6 ये सब मिलकर क्या हो जाएंगे, 0 आएंगे। मतलब आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना निकल कर आ गया, +2 निकल कर आ गया। क्लियर हुआ। नेक्स्ट एग्जाम्पल पर आते हैं। यहां पर तो आपको सबका चार्ज पता है, NH3 का चार्ज 0 होता है, एक NH3 का भी 0 होगा, 4 NH3 के भी 0 ही होंगे। H2O का चार्ज, एक H2O का चार्ज 0, 2 H2O के चार्ज भी 0। Br -1 होता है, हेलाइड है ये, हेलोजन है, एक पर -1 होता है, 3 पर -3 होता है। अब हमें समेशन तो 0 लाना है, तो अगर उसका -3 था तो इसको क्या रखना पड़ेगा, +3 रखना पड़ेगा। तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर +3 निकल कर आ गया। क्लियर हुआ। यहां देखना बेटा, एक H2O का चार्ज 0 होता है, 3 H2O का चार्ज भी 0 ही रहेगा। लेकिन हमें पता है एक NO3 का चार्ज कितना होता है, -1। नाइट्रेट का चार्ज आपको पता रहना चाहिए, ये -1। दो नाइट्रेट का कितना, -2। क्लोरीन का कितना होता है, -1। एक ही क्लोरीन है, डायरेक्ट लिख लेते हैं -1। समेशन अगेन, क्योंकि पूरा मॉलिक्यूल न्यूट्रल है तो पूरा जो चार्ज है वो भी 0 के बराबर आना चाहिए। तो -2 -1 कितना ऐड करेंगे कि 0 आ जाएगा, +3। तो इस आयरन का भी ऑक्सीडेशन नंबर क्या निकल कर आ रहा है, +3। क्लियर हुआ। बहुत सिंपल है बेटा, इनका ऑक्सीडेशन नंबर निकाला, लेकिन इसके और भी बहुत ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे जब हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाले चैप्टर पर जाएंगे तब। ठीक, एक आध और एग्जांपल आप खुद से ट्राई कर सकते हो बेटा। यहां देखना, कार्बन मोनोऑक्साइड है, कोबाल्ट नहीं है बेटा, कोबाल्ट में दूसरा वाला वो स्मॉलर रहता है। ठीक है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है, ये 0 है। समेशन तो 0 ही लाना है, तो आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर भी 0 ही आएगा। ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर आए। ठीक, यहां देखते हैं, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, एक का 0, दो का भी 0। H2 है, एक का 0, 4 का भी 0। ब्रोमीन, एक ब्रोमीन का -1, 3 ब्रोमीन के -3। समेशन क्या लाना है हमें, 0। समेशन 0 लाने के लिए अब क्रोमियम की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी बेटा, +3। समझ में आ गया। तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर आ गया। ठीक है, आपको क्या दिख रहा है, इस तरीके से सॉल्व करने पर हमें हर एक एलिमेंट का अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर लिखने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गया। ये हमने पढ़ लिया बेटा अपना दूसरा टॉपिक। ठीक, अब इसके बाद नेक्स्ट आते हैं किस पर, जब हमारे पास स्ट्रक्चर्स दिए हुए रहेंगे तो ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे। इस कंसेप्ट को बहुत अच्छे से सीखना है बेटा आपको। उसका रीजन क्या है कि कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसमें एटम्स का एक्यूरेट ऑक्सीडेशन नंबर नहीं निकल पाता हमारे रूल्स से। मतलब जब हम फॉर्मूलेज को यूज करते हैं तो एक्यूरेट ऑक्सीडेशन नंबर नहीं आता, लेकिन ज्यादा अच्छे से ज्यादा एक्यूरेट आंसर निकल कर आता है उन केसेस में अगर हम स्ट्रक्चर से ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं तो। ठीक है, तो आपको रूल क्या ध्यान रखना है। ठीक है, जब स्ट्रक्चर से जब आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे, ठीक, तो आपको ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना है कि मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम को क्या मिलेगा, निगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर जाएगा। ठीक है, कितना निगेटिव जाएगा, जितने बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। ठीक, वहीं पर जो लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम होगा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एक्चुअल में हम पीरियोडिक टेबल में पढ़ते हैं, उसके इलेक्ट्रोनिगेटिविटी टॉपिक के बाद आपको कंपैरिजन आ जाएगा। वैसे यूजुअली नॉन मेटल्स के इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है, मेटल की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होती है। ठीक, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स को क्या मिलता है, पॉजिटिव चार्ज मिलता है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट कौन होता है, फ्लोरीन। सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट कौन होता है, ऑक्सीजन, फ्लोरीन के बाद। ठीक है, इसलिए फ्लोरीन को ऑलवेज क्या मिलता है, -1 ऑक्सीडेशन नंबर मिलता है, जो हमने बेसिक रूल्स में पढ़ा हुआ था। ठीक, तो यहां देखना, इस इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के बेसिस पर कैसे निकाल सकते हैं। सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं, HCl। HCl में मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन है, Cl, लेकिन बॉन्ड तो एक ही है। अगर बॉन्ड एक ही है तो यहां क्या हो जाएगा, इसको मिलेगा -1। ठीक है, और जो लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव वाला है उसे क्या मिलेगा, +1। सिंपल, हम रूल से भी निकालते तो वो यही निकल कर आता। ठीक, लेकिन हम स्ट्रक्चर से निकालना सीख रहे हैं। अगर इसके पास दो बॉन्ड्स होते हैं, जैसे ए और बी में दो बॉन्ड है और बी मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो दो बॉन्ड के कारण इसको क्या मिलता, -2। और अगर ये लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है ए और यहां दो बॉन्ड है
तो इसको क्या मिलता है +2। जितने बॉन्ड होंगे उसके हिसाब से उतना माइनस या उतना प्लस दे देंगे, ठीक है। लेकिन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को हमेशा माइनस मिलना चाहिए और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव को हमेशा प्लस मिलना चाहिए। क्लियर हुआ? इस एग्जाम्पल पर आते हैं। यहां देखना, सी और सीएल के बीच में एक बॉन्ड है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को -1 दे देंगे, इसे +1 दे देंगे इस बॉन्ड के लिए, इस एक कोवेलेंट बॉन्ड के लिए, ठीक। यहां पर फिर से एक क्लोरीन को -1, एक कार्बन को +1। यहां ऊपर वाले बॉन्ड के लिए भी इसको -1, क्योंकि क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कार्बन, इसे क्या मिलेगा +1। यहां पर क्लोरीन को -1, या कार्बन को +1, ठीक है। तो एक्चुअल में अगर आप देखोगे तो हर एक क्लोरीन को तो -1 मिला है, लेकिन कार्बन की टोटल वैल्यू कितनी आ गई? कार्बन की टोटल वैल्यू कितनी आ गई? +4। +1 +1 +1 +1 कितना आ गया? +4। तो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया? +4। हम इसे फॉर्मूले से भी निकाल सकते थे बेटा, मैंने तो सिंपल केस करवाया आपको केवल रूल समझाने के लिए। एक क्लोरीन का रूल पढ़ रखे हो आपने, -1 होता है, 4 क्लोरीन का -4, समेशन 0 लाने के लिए कार्बन की वैल्यू क्या हो जाती है? +4। तो ये तो फॉर्मूले से निकाला, लेकिन क्योंकि कई जगहों पर हम स्ट्रक्चर्स को आगे वाले कंसेप्ट पढ़ने के लिए यूज करने वाले हैं, इसलिए मैं स्ट्रक्चर से निकालना बता रहा हूं। क्लियर हो गया? ठीक, इसको तो आप फॉर्मूले से भी निकाल सकते थे, रूल के हिसाब से भी, ठीक। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को कितना मिलेगा? माइनस। यहाँ एग्जाम्पल देखना, यहाँ कार्बन और हाइड्रोजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है? कार्बन होता है। तो यहाँ कार्बन को मिलेगा -1, लेकिन हाइड्रोजन को मिलेगा +1, इस एक बॉन्ड के लिए, क्योंकि एक एक बॉन्ड के लिए एक एक -1 +1 देंगे। दो बॉन्ड होते तो, डबल बॉन्ड होते तो -2 +2 देते, ट्रिपल बॉन्ड होता तो -3 +3 देते। ये -1, ये +1, ये -1, ये +1, ये -1, ये +1। तो यहाँ ये जो कार्बन है इसके टोटल कितने हो जाएंगे? -4। कार्बन के लिए टोटल जो ऑक्सीडेशन नंबर निकल कर आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा? -4। और हर एक हाइड्रोजन का कितना होगा? +1। हम इसे फॉर्मूले से भी निकाले तो सेम ही निकल कर आएगा बेटा। क्लियर हुआ? अब स्पेशली इसकी जरूरत कब पड़ेगी? हमें स्ट्रक्चर की जरूरत कब पड़ेगी? बहुत कम केसेस में ही हम इसको यूज करते हैं, लेकिन जब हम एक्सेप्शनल केसेस पर जाएंगे ऑक्सीडेशन नंबर के, तब हमें ये स्ट्रक्चर वाले रूल की जरूरत पड़ने वाली है बेटा, ठीक। नेक्स्ट देखना, आप चाहो तो खुद से ट्राई कर सकते हो। यहां देखो, कार्बन और ऑक्सीजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन है, ठीक है। अगर किसी को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर नहीं पता, तो एक्चुअल में क्या होता है? फ्लोरीन ज्यादा होता है, फिर होता है ऑक्सीजन, फिर होता है कौन? क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, आयोडीन। ज्यादातर केस में यही कंपाउंड आपको देखने को मिलते हैं, यही एटम्स वाले। तो एटलीस्ट इनके लिए तो आपको पता होना ही चाहिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर, ठीक है। मेटल्स के लिए यूजुअली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम होती है, ठीक। यहां देखना, कार्बन और ऑक्सीजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन है, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा? दो बॉन्ड के लिए ये -2, ये हो जाएगा +2, क्योंकि दो बॉन्ड्स हैं। यहां देखना, ऑक्सीजन को यहां भी मिलेगा -2 इन दो बॉन्ड्स के लिए, और कार्बन को मिलेगा +2। एक्चुअल में कार्बन की जो टोटल वैल्यू है वो कितनी निकल कर आ गई बेटा? +4। क्लियर हुआ? दूसरे एग्जाम्पल को देखना, यहां ज्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन और क्लोरीन में कौन है? क्लोरीन है। तो इसको मिलेगा -1, इसको मिलेगा +1। यहां पर भी इसे मिलेगा -1, कार्बन को मिलेगा +1, इसे मिलेगा -1, कार्बन को मिलेगा +1। लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन में देखना बेटा, कार्बन और हाइड्रोजन में कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इसको क्या मिलेगा? +1, और इसे मिलेगा -1। अब इसको टोटल ऐड करना, +1 +1 +1 -1, तो +3 -1 कितना आ जाएगा? +2। कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर आएगा +2। हम फॉर्मूले से भी निकालें तो सेम ही निकल कर आएगा बेटा। क्लियर हुआ क्या? ठीक। लेकिन आप क्या देखोगे, अगर ये H2 है तो H2 का स्ट्रक्चर क्या होता है? H और H। यहां पर कोई मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव नहीं है, कोई लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव नहीं है, दोनों की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है? सेम है। ऐसे केस में इसको भी 0 मिलेगा, इसको भी 0 मिलेगा, जहां पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में डिफरेंस है ही नहीं। इसलिए हमने क्या बोला था कि जब भी मॉलिक्यूलर स्टेट आएगा तो हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर क्या रहेगा? 0। क्योंकि जब सिमिलर एटम्स के बीच में बॉन्ड बनेगा तो कभी भी मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव और लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम तो होंगे नहीं, तो कभी +1 -1 मिलेगा ही नहीं। ऐसे केस में क्या ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा? 0 निकल कर आ जाएगा। समझ में आया? नेक्स्ट, इस वाले एग्जाम्पल को देखना बेटा। यहां देखते हैं, थोड़ा हम कॉम्प्लेक्स वाला केस ले रहे हैं। यहां देखना, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है सल्फर से, तो दो बॉन्ड के लिए -2 और इसे +2। यहां पर भी दो, मतलब डबल बॉन्ड के लिए इस ऑक्सीजन को मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव को -2, इसको क्या मिलेगा? +2।
सल्फर और ऑक्सीजन में तो एक ही बॉन्ड है, तो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसको -1 मिलेगा, इससे क्या मिलेगा +1। इधर भी एक ही बॉन्ड है, तो ऑक्सीजन को मिलेगा -1, इससे क्या मिलेगा +1। अब यहाँ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में भी तो एक बॉन्ड है, ऑक्सीजन को मिलेगा -1, हाइड्रोजन को मिलेगा क्या +1। इधर भी ऑक्सीजन को मिलेगा -1, हाइड्रोजन को मिलेगा +1, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को -1, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव को +1। अब अगर आप इस ऑक्सीजन का देखोगे तो टोटल -2 ही आ रहा है, इस ऑक्सीजन का देखोगे तो टोटल -2 ही आ रहा है, इस सल्फर का देखोगे तो एक्चुअल में कितना निकल कर आएगा +6। फॉर्मूला ये किसका है H2SO4 का, आप फॉर्मूले से भी निकालोगे तो सल्फर का +6 ही निकल कर आएगा बेटा। क्लियर हुआ, समझ में आया ये? नेक्स्ट वाले एग्जांपल को देखना, यहां देखना ऑक्सीजन और कार्बन दो बॉन्ड है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसको -2 मिलेगा, इसको +2 मिलेगा, ठीक है। इस जगह पर दोनों कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, तो ये भी 0 मिलेगा, ये भी 0 मिलेगा। क्यों? क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। यहां पर भी कार्बन, यहां पर भी कार्बन, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो दोनों को क्या मिलेगा 0 0 मिलेगा, ठीक है। वैसे ही यहां कार्बन ऑक्सीजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन हो गया, ऑक्सीजन, तो दो बॉन्ड के लिए इसको क्या मिलेगा -2, इसको क्या मिलेगा +2। क्लियर हो गया? अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां क्या दिख रहा है, सारे कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर सेम नहीं है। एक कार्बन का क्या आ रहा है, इस कार्बन का आ रहा है कितना +2, इस वाले कार्बन का भी कितना निकल कर आ रहा है +2, लेकिन ये जो बीच वाला जो कार्बन है इसका कितना निकल कर आ रहा है 0। ये निकल कर नहीं आता अगर हम फॉर्मूले से निकालते तो। क्लियर है? फॉर्मूले से सबकी एवरेज वैल्यू निकल कर आती, अलग अलग वाली वैल्यू नहीं। ये एडवांटेज है स्ट्रक्चर के थ्रू ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का, कि इन केस दोनों एलिमेंट का अगर अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर है, मतलब सिमिलर एलिमेंट वाले, सिमिलर एलिमेंट है लेकिन अलग अलग एटम्स हैं, तो एक जगह +2, एक जगह 0, तीसरी जगह फिर से +2 आ रहा है, ये हम बिना स्ट्रक्चर के नहीं निकाल सकते। समझ में आया? अब देखना नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं यहाँ स्ट्रक्चर से। हर किसी का खुद से निकाल पाओगे क्या बेटा? यहाँ ट्राई करना। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन, तो इससे मिलेगा -1, इससे मिलेगा +1। ऑक्सीजन और सल्फर में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन ही है, इसको मिलेगा -1, इससे मिलेगा +1। ये दोनों के लिए बता ही सकते हो, दो बॉन्ड है तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को -2, सल्फर को +2, यहां पर भी इसे -2, इसे +2, सल्फर और ऑक्सीजन भी इसे -1, इसे क्या मिलेगा +1। यहां देख रहे हो क्या, यहां दोनों ऑक्सीजन सेम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो एक्चुअल में यहाँ क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा 0, यहाँ मिलेगा 0। समझ में आया? इधर वाली चीज फिर से सेम हो जाएगी इसके जैसे, इसको मिलेगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को एक बॉन्ड के लिए -1, इसे +1, दो बॉन्ड के लिए इसे -2, इसे +2, दो बॉन्ड के लिए इसे -2, इसे +2, एक बॉन्ड के लिए इसे -1, इसे +1, एक बॉन्ड के लिए इसे +1, इसे -1। इस सल्फर का टोटल कितना आ रहा है बेटा +6, इस वाले सल्फर का भी टोटल कितना आ रहा है +6, इस वाले ऑक्सीजन का क्या निकल कर आ रहा है -2, इस वाले ऑक्सीजन का भी क्या निकल कर आ रहा है -2। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो बीच वाले ऑक्सीजन का अलग है, ठीक है। इस वाले ऑक्सीजन का क्या निकल कर आ रहा है -1, इस वाले ऑक्सीजन का भी क्या निकल कर आ रहा है -1। ये निकालना पॉसिबल नहीं होता, ठीक है, अगर हम स्ट्रक्चर से नहीं निकालते। और अगर आप ध्यान दोगे तो हमने एक रूल पढ़ा था, जहां पर भी -1 ऑक्सीडेशन नंबर आएगा एक्चुअल में वो क्या हो जाएंगे, परऑक्साइड, ठीक है। नॉर्मली तो हमने रूल पढ़ रखा है कि ऑक्सीजन का ज्यादातर जगहों पर -2 आता है, जैसे कि इस स्ट्रक्चर में भी दिखाई दे रहा होगा। लेकिन ये जो बीच वाले जो ऑक्सीजन है, याद होगा हमने ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड होता है इसे क्या बोला था, इसे परऑक्साइड बोला था। तो यहाँ परऑक्साइड आ रहा है, उसके कारण वहीं इन ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन नंबर कितने निकल कर आ रहे हैं, -1 निकल कर आ रहे हैं। रूल क्लियर हुआ क्या बेटा? ठीक, तो स्ट्रक्चर से आपको निकालना समझ में आ गया होगा। अब एक रूल है जिसको हम पढ़ने वाले, फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर से रिलेटेड। एक्चुअल में ये फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर कब निकल कर आता है, जब हम फॉर्मूले से ऑक्सीडेशन नंबर निकाल कर लाते हैं, स्ट्रक्चर में कभी आपको नहीं दिखाई देगा, ठीक है। यहां देखना, ये फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर एक्चुअल में कहां से निकल कर आता है, फ्रॉम फॉर्मूला। जो एक्चुअल में हमने फर्स्ट वाले लेक्चर में जो रूल्स पढ़ रखे थे, उन रूल्स को फॉर्मूले में अप्लाई करते हैं तो बहुत जगह पर ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शन निकल कर आता है। हमने इस पर बहुत सारे एमसीक्यूज भी ट्राई कर रखे हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए ये C3O2 का भी हमने ऑक्सीडेशन नंबर निकाला था, बीच वाले कार्बन का 0 था, इधर वाले कार्बन का +2 था, उधर वाले कार्बन का +2 था।
ये अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर स्ट्रक्चर से निकल कर आ रहे हैं, लेकिन जब हम फॉर्मूले से निकालेंगे तो एक ऑक्सीजन का -2, क्योंकि रूल तो हमने पहले ऑक्सीजन के लिए पढ़ा होता है, 2 ऑक्सीजन का -4, समेशन 0 लाने के लिए +4, 3 कार्बन का +4, एक कार्बन का +4/3 होता है। तो ये +4/3 क्या है बेटा? ये फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर है। ठीक है, ये क्या है? ये फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर है। अगर ये फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर है। ठीक है, ये एक्चुअल में एवरेज निकाली हुई वैल्यू है। इसका मतलब ये होता है कि एक्चुअल कंपाउंड में जिस एटम के लिए फ्रैक्शनल निकला है उसके 2 अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर होंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए कार्बन के लिए क्योंकि फ्रैक्शनल निकला है तो कार्बन के एटलीस्ट 2 अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर होंगे, 2 से ज्यादा भी अलग अलग हो सकते हैं, जैसे एक दिख रहा है 0 और एक दिख रहा है +2। समझ में आया क्या? तो यहां क्या दिख रहा है? एक कार्बन का +2, दूसरे कार्बन का 0, तीसरे कार्बन का +2। अगर मैं इसमें एवरेज निकालता हूं, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर, तो टोटल कितना निकल कर आ रहा है? +4, और नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? 3, तो +4/3 वही उस फॉर्मूले से निकल कर आ रहा है। तो एक्चुअल में स्ट्रक्चर का एडवांटेज क्या है? अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे हम कि ये जो इंडिविजुअल अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर है ये फॉर्मूले से नहीं निकलता, फॉर्मूले से हमेशा एवरेज वाली वैल्यू निकलती है। लेकिन अगर आपको ऑप्शन में एक ही चीज दे रखी है तो आप ये अलग अलग वाली वैल्यू चूज नहीं करोगे बेटा, आप एवरेज के हिसाब से आंसर करोगे। ठीक है, क्योंकि अगर मैं ये लिख दूं कि कार्बन का सिर्फ +2 है तो भी गलत है, कार्बन का 0 लिख दूं तो भी गलत है। इसलिए जब सिर्फ एक ऑक्सीडेशन नंबर अगर ऑप्शन में दिया होगा और सेम फॉर्मूले के लिए, सेम कंपाउंड के लिए, हमने न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी ट्राई कर रखा है बेटा, उसमें आंसर हमने +4/3 बोला था क्योंकि ऑप्शन में एक ही ऑक्सीडेशन नंबर दिया था। क्लियर है? अगर ऑप्शन में ये देता है कि एक कुछ कार्बन का +2 होगा, कुछ कार्बन का 0, तो वो ज्यादा मोर एक्यूरेट है। लेकिन अगर आपको एक ही ऑक्सीडेशन नंबर ऑप्शन में दे रखा है तो आप एवरेज वाली वैल्यू को चूज करोगे, क्योंकि हम क्या करते हैं, एक एटम का ऑक्सीडेशन नंबर रिपोर्ट करते हैं, तो एक एटम का रिपोर्ट करते समय एवरेज वाली वैल्यू को आंसर करेंगे। समझ में आ गया? तो ये क्या दिख रहा है कि टोटल ऑक्सीडेशन नंबर +4, नंबर ऑफ एटम्स 3, तो ये एक्चुअल में एवरेज वाली वैल्यू दे रहा है। तो एक्चुअल में एक रूल क्या है, इस रूल को ध्यान रखना बेटा, जहां पर भी एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर आया, फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर आया है, ठीक है, मतलब क्या हो जाएगा? एटम विद फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर, एटम विद फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर एग्जिस्ट इन एटलीस्ट 2 डिफरेंट, मतलब 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, बट एटलीस्ट 2 डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर, 2 डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, इन एक्चुअल कंपाउंड, इन एक्चुअल कंपाउंड। ठीक है, इस रूल को कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जो फॉलो नहीं करते, ध्यान देना, एक्सेप्ट O2- और O2+ जैसे कंपाउंड। एक्चुअल में ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये सुपर ऑक्साइड है, वो O2+ है, इसमें हर एक ऑक्सीजन का -½ ही बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा? हर एक ऑक्सीजन का -½ इसमें क्या हो जाएगा? हर एक ऑक्सीजन का +½ लिखेंगे, तब 2 ऑक्सीजन का +1, यहां 2 ऑक्सीजन का -1 आएगा। इसके लिए हम कुछ अलग थ्योरी पढ़ेंगे जब हम केमिकल बॉन्डिंग वाला चैप्टर देखेंगे, तब वहां एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी नाम का एक कंसेप्ट होता है, जिसके हिसाब से हम हर एक एटम पर फ्रैक्शनल चार्ज ही मानते हैं। कहने का मतलब क्या है, ज्यादातर कंपाउंड में तो जहां फ्रैक्शनल वैल्यू है वहां 2 अलग अलग वैल्यूज आएंगी, लेकिन इसमें फ्रैक्शनल होने के बाद भी दोनों एटम का -½ ही रहेगा, यहां पर वहां दोनों एटम का +½ ही रहेगा। तो एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी नाम की एक कंसेप्ट है, जिसको हम केमिकल बॉन्डिंग में डिटेल में जब पढ़ेंगे तो इसे वहां डिस्कस करेंगे। क्लियर हो गया? लेकिन ऐसे मॉलिक्यूल को अगर हम छोड़ दें तो बाकी सारी जगह इस रूल को हम लगा सकते हैं। क्लियर है? और ये स्टेटमेंट क्योंकि एनसीईआरटी का है, ध्यान रखना है बेटा इसे। ठीक है, बाकी जो स्ट्रक्चर्स आते हैं, बाकी जो मॉलिक्यूल्स आते हैं, उसमें अगर फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है, मतलब 2 अलग अलग एटलीस्ट ऑक्सीडेशन नंबर तो होंगे, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, जैसे यहाँ 0 से 0 और +2 आ रहा है।
रूल समझ में आया क्या? फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर का रूल समझ में आया? कुछ और एग्जांपल्स ट्राई करते हैं, यहां देखना। याद रखना बेटा, यहां जो हमने ये एक्सेप्शन जो बोला है, इनमें फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है, लेकिन दो अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर नहीं होंगे, दोनों ही एटम को वहां फ्रैक्शनल मिलेगा। यहाँ O2 मतलब 2 ऑक्सीजन है, दोनों ही एटम को माइनस ऑफ, वहां दोनों ही एटम को प्लस ऑफ। ठीक है, बाकी जगह अलग रूल होगा। यहां देखना, जैसे एग्जाम्पल के लिए पहले हम स्ट्रक्चर से निकालते हैं। इसका नाम क्या है, इस आयन का नाम क्या है, S4O6 माइनस। इसका नाम पहले भी हम लोगों ने लिखा था, लेकिन फॉर्मूले के साथ लिखा था, टेट्राथायोनेट आयन है। ये सब एनसीईआरटी की एग्जाम्पल है बेटा, आपको याद होने चाहिए फॉर्मूले का नाम। ठीक है, यहां देखना, ये दो दो बॉन्ड के लिए इसको -2, इसे +2, दो बॉन्ड के लिए इसे -2, ठीक है, इसे -2, इसे +2, एक बॉन्ड ही दिखाई दे रहा है, तो यहाँ -1, यहाँ +1। सल्फर और सल्फर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, इसको 0, इसको 0, समझ में आ रहा है? सेम सल्फर है, इसको 0, इसको 0, ठीक है, सेम सल्फर है, इसको 0, इसको 0। दो ऑक्सीजन दो बॉन्ड के साथ है, दो बॉन्ड के साथ -2 +2, दो बॉन्ड के साथ -2 +2, एक बॉन्ड के साथ -1 +1। समझ में आया? ये सल्फर का जो टोटल आएगा ये कितना आ रहा है, +5। ठीक है, सल्फर का जो यहाँ टोटल आ रहा है, यहाँ देखना, +2 +2 +1 कितना आ रहा है, +5। इस ऑक्सीजन का ध्यान रखना बेटा, इस बॉन्ड के कारण -1 आया है और -1 चार्ज पहले से था, तो टोटल इसका -2 आएगा। ठीक है, पूरे चार्ज को ऐड करेंगे, ये बॉन्ड के कारण आया हुआ है, ये पहले से था, तो टोटल कितना हो जाएगा इस ऑक्सीजन का, -2। सारे ही ऑक्सीजन का यहाँ -2 है, लेकिन बीच वाले सल्फर का कितना है, 0। यहाँ बीच वाले सल्फर का कितना है, 0। तो अगर मैं एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर निकालता हूं, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर निकालता हूं, तो ये कितना निकल कर आ रहा है, इसका आ रहा है +5, दूसरे का है 0, तीसरे का है 0, चौथे का है +5, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ सल्फर एटम कितने हैं, 4, तो ये कितना आ जाएगा, +2.5। तो यहाँ दिख रहा है फ्रैक्शनल निकल कर आ रहा है, या इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5/2 फ्रैक्शनल निकल कर आ रहा है। इसका मतलब दो अलग अलग एटलीस्ट ऑक्सीडेशन नंबर होंगे, एक 0 है, एक +5 है। समझ में आया? मतलब जब फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर आता है तो ज्यादातर जगहों पर, ठीक है, ज्यादातर जगहों पर एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर निकल कर आते हैं। ठीक है, यहां पर हम चाहे तो इसको फॉर्मूले से भी निकाल सकते थे, S4O6 कैसे निकाल सकते थे, यहां ध्यान देना बेटा। इस स्ट्रक्चर को हम फॉर्मूले के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, एक ऑक्सीजन का -2, 6 ऑक्सीजन का -12, समेशन तो -2 आना चाहिए, इसको करेंगे +10, +10/4 अगर कर दें तो इसका सल्फर का कितना आ जाएगा, +2.5 हो जाएगा। समझ में आया? तो ये फॉर्मूले से जब निकालेंगे तो फ्रैक्शन निकल कर आएगा, लेकिन अगर हमें इंडिविजुअल निकालना होगा तो ये हम अलग अलग स्ट्रक्चर से ही निकाल सकते हैं, फॉर्मूले से नहीं निकाल पाएंगे। क्लियर हुआ? तो जब, लेकिन अगर आपको ऑप्शन में एक ही ऑक्सीडेशन नंबर दिया है तो आप 0 और +5 चूज नहीं करोगे, आप चूज करोगे +2.5। समझ में आया? जो एवरेज वाली वैल्यू है वो चूज करना है अगर ऑप्शन में एक ही दिया है तो। क्लियर हो गया? इसके बाद नेक्स्ट ये वाला एग्जांपल है बेटा, इसका नाम क्या है, ट्राइब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड। ट्राइब्रोमो 3 ब्रोमीन, ऑक्टा ऑक्साइड मतलब 8 ऑक्सीजन। इसका फॉर्मूला क्या होता है, Br3O8। यहां देखना, अगर मैं फॉर्मूले से निकालू तो फ्रैक्शन निकल कर आएगा, -2, 8 ऑक्सीजन का -16, +16 हो जाएगा ये, और एक ब्रोमीन का कितना हो जाएगा, +16/3। ये क्या निकल कर आ रहा है, एवरेज वाली वैल्यू, ये फ्रैक्शन निकल कर आ रहा है। फ्रैक्शन निकल कर आ रहा है, इसका मतलब ब्रोमीन के अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर निकल कर आएंगे, एटलीस्ट दो अलग तो आने चाहिए। ठीक है, यहां देखना, दो ऑक्सीजन, दो बॉन्ड के लिए इसको मिलेगा -2, इसे मिलेगा +2, दो बॉन्ड के लिए -2 +2, दो बॉन्ड के लिए -2 +2, दोनों जगह ब्रोमीन का सेम ऑक्सीडेशन नंबर, ये सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, तो इसको मिलेगा 0, इसको भी मिलेगा 0 इस बॉन्ड के लिए। ठीक है, यहां देखना, इसको मिलेगा -2, इसको मिलेगा +2, इस बॉन्ड के लिए इसको मिलेगा -2, इसमें इसको मिलेगा +2, लेकिन ब्रोमीन और ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो इस बॉन्ड के लिए मिलेगा 0 0। अब यहां देखना, दो बॉन्ड के लिए -2 +2, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को -2, लेस को +2, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव -2, इसको +2। अब यहां देखना, इस ब्रोमीन का टोटल जब हम ऐड करेंगे तो +6, इस ब्रोमीन का टोटल ऐड करेंगे तो +6, लेकिन जब इस ब्रोमीन का ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, +4। समझ में आया? क्लियर हुआ क्या?
तो क्या दिखाई दे रहा है, दो अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर निकल कर आ रहे हैं, क्योंकि एक्चुअल में फ्रैक्शनल आ रहा था, फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा था। तो ये कितना हो जाएगा, एवरेज निकाले तो वो वैल्यू मैच कर जाएगी, +6 +4 +6, नंबर ऑफ ब्रोमीन एटम 3, तो +16/3। तो जब एक ही ऑप्शन देगा हमें तो हम एवरेज वाला आंसर करेंगे, लेकिन अलग अलग पूछे तो आपको निकालते आना चाहिए। और इसका स्ट्रक्चर पीवाईक्यू के क्वेश्चन में ऑलरेडी पूछ चुका है बेटा, ठीक है। तो इसलिए क्योंकि ये जितने भी एग्जांपल्स मैंने कराए हैं वो सब एनसीईआरटी में हैं, तो वो आपको नाम के साथ, स्ट्रक्चर के साथ अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर भी पता होने ही चाहिए। क्लियर हुआ? ठीक है। अब इस फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर का एक और यूज है, और वो क्या है, मिक्स्ड ऑक्साइड को निकालने में। एक्चुअल में मिक्स्ड ऑक्साइड किसे बोलते हैं, ऑक्साइड को दो तरीके से हम कई बार क्लासिफाई करते हैं। एक हम बोलते हैं कौन से, मिक्स्ड ऑक्साइड, और एक हम क्या बोलते हैं, सिंपल ऑक्साइड। एक हम क्या बोलते हैं, सिंपल ऑक्साइड। सिंपल ऑक्साइड किनको हो जाते, किनको बोलते हैं, जहां ऐसे सेपरेट फॉर्मूले होते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, FeO, ये सिंपल ऑक्साइड हो गए, सिंपल फॉर्मूले। लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ ऑक्साइड्स एक साथ मिलते हैं, एक साथ मिलने के कारण हम दोनों के फॉर्मूले को कंबाइन कर देते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जब आयरन के ऑक्साइड अर्थ में मिलते हैं तो बहुत बार FeO और Fe2O3 साथ में प्रेजेंट होते हैं। तो ये दोनों को अलग अलग लिखने की जगह पर हम एक साथ लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, Fe3O4 लिख देते हैं। तो ये जो Fe3O4 है, ये क्या है, ये मिक्स्ड ऑक्साइड है, ये मिक्स्ड ऑक्साइड का एग्जाम्पल है। तो जब दो सिंपल ऑक्साइड को मिक्स करके हम एक तीसरा फॉर्मूला बना देते हैं तो Fe3O बोलते हैं। तो Fe3O4 नाम का कोई ऐसा मॉलिक्यूल नहीं है, FeO अलग है, Fe2O3 अलग है, दोनों को मिलाकर हम पेपर पर ऐसा लिख रहे हैं। और ऐसा क्यों लिखते हैं, क्योंकि कई बार वो दोनों चीजें एक साथ आती हैं, एक साथ मिलता है हमें अर्थ से ही, जिसमें कुछ पार्ट FeO होता है, कुछ पार्ट Fe2O3 होता है, इसलिए हमें ऐसा करना पड़ता है। ठीक है। तो मिक्स्ड ऑक्साइड का फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर से क्या लेना देना है, यूजुअली जो सिंपल ऑक्साइड आते हैं वो होल नंबर होते हैं, और जो मिक्स ऑक्साइड होते हैं वो फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर होते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए कैल्शियम का +2, इसका -2, मैग्नीशियम का +2, इसका -2, ऑक्सीजन का -2, इसका +2। क्या दिख रहा है, मेटल के जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या है, होल ऑक्सीडेशन नंबर है, इंटीजर वाले नंबर है। लेकिन यहाँ पर देखना है Fe3O4 में, ठीक है, यहाँ पर अगर मैं Fe3O4 के लिए वैल्यू निकालूं तो एक ऑक्सीजन का -2, 4 ऑक्सीजन के -8, समेशन 0 लाने के लिए इसका +8, 3 आयरन का +8, एक आयरन का क्या हो जाएगा बेटा, +8/3। फ्रैक्शन आ रहा है। तो यूजुअली जहां पर फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर आते हैं वो दो अलग अलग सिंपल ऑक्साइड को मिक्स करके बना हुआ होता है, इसलिए आते हैं। हर बार मिक्स्ड ऑक्साइड में यहाँ ऐसा होगा ऐसा नहीं है, बट नॉर्मली ये एग्जांपल्स याद रखने हैं, जो हम एक दो एग्जांपल्स यहाँ देखेंगे। ठीक है, कि जनरली अगर किसी ऑक्साइड में फ्रैक्शनल आ रहा है मतलब वो मिक्स्ड ऑक्साइड तो है, क्योंकि उसमें दो अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर होंगे। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर निकल कर आएगा +2, इसका आएगा +3, और वो फ्रैक्शनल इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने इन दोनों का एवरेज ले लिया है। दो आयरन का +3 रहा होगा, एक आयरन का +2 रहा होगा, तो टोटल +8, नंबर ऑफ आयरन एटम 3, इसलिए +8/3। तो जहां पर फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो कौन से होते हैं, मिक्स्ड ऑक्साइड होते हैं। तो मिक्स्ड ऑक्साइड को निकालने का ये तरीका है कि फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर जब किसी ऑक्साइड का आएगा तो एक्चुअल में वो कौन से टाइप का ऑक्साइड होगा, मिक्स्ड ऑक्साइड। समझ में आया? एग्जाम्पल के लिए एक तो और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे यहाँ पर Fe3O4 हमने क्या बोला, इसमें +8/3 आ रहा था, मतलब ये क्या हो गया, मिक्स्ड ऑक्साइड हो गया। ये दो चीजों से मिलकर बनता है, FeO और Fe2O3 को मिलाकर बनता है। ठीक है। वैसे ही Pb3O4, यहां देखना, ये PbO और PbO4 को मिलाकर बनता है 2:1 के रेशो में, 2:1 के रेशो में मिलाने के बाद ये बनता है, मतलब ये मिक्स्ड ऑक्साइड है। और ये और कैसे बता सकते थे, इसके ऑक्सीडेशन नंबर से। ठीक है, 3 लीड का +8, एक लीड का +8/3। समझ में आया? तो ये फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर आया, इसका मतलब ये क्या है, मिक्स्ड ऑक्साइड है। अब इसमें क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, कई बार आपको पूछ लेता है इनके कंपोनेंट का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। अगर इसमें Fe3O4 में सिर्फ आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर बोले, एक ही ऑप्शन दे, तो +8/3। लेकिन अगर इसके कंपोनेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर बोले तो एक करोगे +2 और एक करोगे +3।
ठीक है, अगर क्वेश्चन में पूछता है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ Fe3O4, तो आप आंसर करोगे दो अलग अलग, एक +2 होगा और एक +3 होगा। वो जिनसे मिलकर बना है उनमें +2 और +3 होगा। वैसे इसके कंपोनेंट्स का पूछे तो इस लीड का आएगा +2, इस लीड का आएगा कितना बेटा, +4। ठीक है, PbO4 नहीं होता बेटा, ये PbO2 होता है। ठीक है, करेक्ट कर लेना इसे। ठीक है, PbO4 नहीं, तभी आपको दिखेगा कि 4 ऑक्सीजन होंगे फॉर्मूले में। ठीक है, ये 2 ऑक्सीजन यहाँ के, 2 ऑक्सीजन यहाँ के, ये Pb3O4। समझ में आया? ठीक है, तो जहां पर भी फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर निकल कर आएंगे एक्चुअल में वो क्या है, मिक्स्ड ऑक्साइड। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे ये होता है Mn3O4। ठीक है, Mn3O4 में निकालोगे तो एक ऑक्सीजन का -2, 4 ऑक्सीजन के -8, समेशन 0 लाने के लिए +8, एक मैग्नीज का +8/3। तो ये फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर निकल कर आ रहा है। अगर ये फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर निकल कर आया है, इसका मतलब क्या है, ये मिक्स्ड ऑक्साइड है। समझ में आया बेटा? तो कई बार आपको आइडेंटिफाई करने बोल सकता है क्वेश्चन में कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर मिक्स्ड ऑक्साइड, तो क्या करोगे, जिसमें फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है वो मिक्स्ड ऑक्साइड है। क्लियर हुआ? ठीक है, अब सबसे लास्ट कंसेप्ट पर जाने वाले हैं बेटा, वो है क्या, कि हाउ टू फाइंड परऑक्साइड। किसी मॉलिक्यूल के अंदर परऑक्साइड है या नहीं है, ये कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक, तो परऑक्साइड बोलते किसको है बेटा, हमने देखा था, इसको पहले भी देखा था, कि जब भी किसी कंपाउंड के अंदर इस तरीके का आयन हो, 2 ऑक्सीजन हो और उस पर 2- का चार्ज हो, या फिर स्ट्रक्चर के अंदर अगर हमें इस तरीके से ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में क्या दिखाई दे, सिंगल बॉन्ड दिखाई दे, जिसे परऑक्साइड बोलते हैं। ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में जो ये सिंगल बॉन्ड होते हैं, इसे हम और क्या बोलते हैं, परऑक्साइड बॉन्ड, या बोलते हैं परऑक्साइड लिंकेज। ठीक है, तो ये जो परऑक्साइड बॉन्ड या परऑक्साइड लिंकेज है किसी भी कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट है, ये कैसे बता सकते हैं। सबसे सिंपल तरीका है, ये कुछ स्टेप में ध्यान में रख सकते हो आप। अगर आपने रूल फॉलो किया है, और रूल फॉलो करने के बाद, रूल फॉलो करने का मतलब क्या है, जो हमने रूल 1 to रूल 6 पढ़ा था उसको फॉलो करने के बाद अगर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना निकल कर आता है, -1, इसका मतलब उसमें क्या है, परऑक्साइड है। ठीक है, उसका मतलब उसमें क्या है, परऑक्साइड है। एग्जाम्पल के लिए अगर आपके पास दिया है जैसे Na2O2, देखना, तो आप पहले रूल के हिसाब से किसको ऑक्सीडेशन नंबर दोगे बेटा, सोडियम को, क्योंकि ग्रुप 1 का ऑलवेज क्या होता है, +1, 2 सोडियम के +2, इसका समेशन 0 लाने के लिए -2, 2 ऑक्सीजन का -2, एक ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 करोगे तो -1, -1 आ रहा है, मतलब ये परऑक्साइड हो गया। इसका नाम क्या है, सोडियम परऑक्साइड। इसका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम परऑक्साइड। ठीक है, अब देखना, ये तो पहले स्टेप हो गया कि रूल अप्लाई करने के बाद डायरेक्टली ये निकल कर आ रहा है कि -1 है, -1 ऑक्सीडेशन नंबर परऑक्साइड का होता है, ये तो हमने एक्सेप्शन ही पढ़ा था। तो अगर -1 आ रहा है इसका मतलब परऑक्साइड के कारण आ रहा है। लेकिन पहले स्टेप ये हो गई, अगर आपको ऑक्सीडेशन नंबर नहीं दिखाई दे रहा है लेकिन आप स्ट्रक्चर देख पा रहे हो, स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आ गया है, स्ट्रक्चर आप कैसे ड्रॉ कर पाओगे, एक्चुअल में एक चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग, एक बार जब हम उस चैप्टर को पढ़ लेंगे तो आप सारे स्ट्रक्चर खुद से ड्रॉ कर पाओगे। और जो अगर आप स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हो और उसमें आपको इस तरीके का बॉन्ड दिखाई दे रहा है, इस तरीके का बॉन्ड दिखाई दे रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो क्या है, परऑक्साइड है। एग्जाम्पल के लिए जैसे आप H2O2 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हो, अगर आप H2O2 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हो तो ये ऑक्सीजन और ऑक्सीजन में क्या है, सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये कौन सा लिंकेज है, ये परऑक्साइड लिंकेज है। परऑक्साइड लिंकेज है, इसका मतलब क्या है कि ये परऑक्साइड है। इसका नाम क्या होता है, H2O2 है, ये H2O2 का स्ट्रक्चर था, इसका नाम है हाइड्रोजन परऑक्साइड। समझ में आ गया, ये है हाइड्रोजन परऑक्साइड। क्लियर है? लेकिन कई बार ये दोनों चीजें फेल हो जाती है, कई बार हमें स्ट्रक्चर नहीं पता रहता, या फिर कई बार रूल फॉलो करने के बाद -1 नहीं आता। ऐसे केस में
क्या ध्यान में देना है? अगर ये दोनों चीजें काम नहीं करती है, ट्राई तो करना है आपको ये दोनों चीजों से ही निकल जाए, ठीक है? क्योंकि स्ट्रक्चर अगर एक बार आप केमिकल बॉन्डिंग में सीख जाओगे तो अपने आप निकल जाएगा, ठीक है? लेकिन इन केस आप बिना स्ट्रक्चर के निकालना चाहते हो, ठीक है, इन केस आप बिना स्ट्रक्चर के निकालना चाहते हो, तो पहले मैं रूल लिखा देता हूं बेटा। एक काम करता हूं कि एक्चुअल में मैं पहले रूल लिखा देता हूं, उसके बाद इस एग्जाम्पल को देखेंगे, ठीक है? यहां देखना कि इन केस, ये तीसरी स्टेप है, आपने रूल फॉलो किया, आपने रूल फॉलो किया और ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी एलिमेंट, ठीक है, वो क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट आ जाएगा। इनकरेक्ट कहने का मतलब ग्रेटर देन मैक्सिमम पॉसिबल आ जाएगा, ग्रेटर देन मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन नंबर। अब ये मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन नंबर कहने का मतलब क्या है? जो रूल हमने 6 पढ़ा था, रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर किसको क्रॉस नहीं कर सकता? वैलेंस इलेक्ट्रॉन को क्रॉस नहीं कर सकता, ये रूल पढ़ा था हमने। अगर ऐसा आ जाता है इसका मतलब उस कंपाउंड के अंदर परऑक्साइड होने के चांसेस हैं लेकिन कंडीशन ये है कि आपने रूल सही अप्लाई किया हुआ होना चाहिए, ऐसा नहीं कि गलती हमारी तरफ से है, ठीक है? पता चल रहा है उसमें ऑक्सीजन ही नहीं है और आपका गलत आ रहा है। ऑक्सीजन तो होने ही चाहिए परऑक्साइड होने के लिए, ठीक है? अगर हमने सही तरीके से रूल अप्लाई किए हैं और वो मैक्सिमम पॉसिबल से भी ज्यादा निकल कर आ रहा है तो उसमें परऑक्साइड होने के चांसेस हैं। एग्जाम्पल के लिए यहां देखना, अगर मैं रूल अप्लाई करता हूं H2SO5, यहां देखना, तो रूल के हिसाब से इसको +1 मिलेगा, 2 हाइड्रोजन को +2 मिलेगा, 1 ऑक्सीजन को -2, 5 ऑक्सीजन को -10, समेशन 0 लाने के लिए कितना हो जाएगा? ये +8। लेकिन हमें पता है सल्फर का +8 पॉसिबल नहीं है, ठीक है? मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर, मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर कितना आ रहा है? +8, +8 आ रहा है, जबकि होता है कितना? +8 तो इनकरेक्ट है। कितना होता है मैक्सिमम पॉसिबल? +6। एक्चुअल में कौन से ग्रुप का पार्ट होता है? ग्रुप 16 का पार्ट होता है। ग्रुप 16 का पार्ट होता है तो इसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है तो मैक्सिमम पॉसिबल +6 है। +6 से ज्यादा निकल कर आ रहा है, इसलिए क्योंकि अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो इसमें एक जगह पर परऑक्साइड है, ठीक है? इसीलिए हो रहा है ऐसा। समझ में आया क्या? इन केस अगर आपको परऑक्साइड का नंबर निकालना है, नंबर ऑफ परऑक्साइड बॉन्ड, नंबर ऑफ परऑक्साइड बॉन्ड, तो इसका भी एक ट्रिक है, ठीक है? लेकिन सबसे सिंपल चीज है बेटा, स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सीखना है आपको। स्ट्रक्चर एक बार केमिकल बॉन्डिंग वाले में सीख जाओगे तो ये सब ट्रिक की फालतू की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? केमिकल बॉन्डिंग में जब हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो हम आसानी से वहां ये सारे स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सीख जाएंगे, ठीक है? यहाँ देखना, नंबर ऑफ परऑक्साइड बॉन्ड निकालने के लिए क्या कर सकते हो आप? जो इनकरेक्ट ऑक्सीडेशन नंबर निकला है, इनकरेक्ट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम्स, जितने का भी इनकरेक्ट निकला है, 4 एटम का गलत निकला है तो 4 एटम के लिए जितना भी गलत निकला है, माइनस मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम्स, ठीक है? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम्स डिवाइड बाई 2, ये करता हूं। तो यहां क्या दिख रहा है? अगर इस ट्रिक को यूज करते हैं, ये ट्रिक है बेटा, ये कोई कंसेप्ट नहीं है, ठीक है? यहां देखना, इनकरेक्ट जो निकला था वो 8 था, मैक्सिमम पॉसिबल जो सल्फर का है वो कितना है? 6 डिवाइड बाई 2 कितना आ रहा है? 1। मतलब एक परऑक्साइड बॉन्ड होगा, यही तो दिखाई दे रहा है। अगर हम स्ट्रक्चर के हिसाब से निकालेंगे तो इसको मिलेगा +1, इसको -1, इसको -1, इसको +1, इसको -2, इसको +2, ठीक है? इसको भी -2, इसे +2, ठीक है? उसके अलावा इस एक बॉन्ड के लिए इसको -1, इसे +1, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो सेम है, इसको 0, इसको 0, ठीक है? इस बॉन्ड के लिए इसको -1, इसको +1, दिखाई दे रहा है? ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर से निकाल कर जो ला रहे हैं ये -1 निकल कर आ रहा है क्योंकि वो परऑक्साइड है। इस सल्फर का अगर एक्चुअल ऑक्सीडेशन नंबर पूछता है क्वेश्चन में तो रूल अगर हम अप्लाई कर रहे हैं तो गलत आ रहा है बेटा, +8। एक्चुअल ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? +6, ठीक है? हर बार ही +6 आएगा ऐसा कुछ नहीं, हर बार ही मैक्सिमम के बराबर, इसका मैक्सिमम पॉसिबल +6 था, एक्चुअल में भी +6 आ रहा है, हर बार होगा ऐसा कुछ नहीं है, बट बहुत सारे एग्जाम्पल में ऐसा हो जाता है। आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करके एक्यूरेटली निकाल सकते हो, एक्यूरेटली बिल्कुल सही निकाल सकते हो कि एक्चुअल ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। समझ में आया? एक और एग्जाम्पल ट्राई करते हैं बेटा,
समझ में आया? अगर ये इनकरेक्ट निकल कर आ रहा है मतलब मैक्सिमम पॉसिबल से भी ज्यादा निकल कर आ रहा है मतलब कुछ गड़बड़ था, मतलब कंपाउंड के अंदर क्या था, पेरोक्साइड था। एक और एग्जांपल देखना, फिर नेक्स्ट वाला एग्जांपल आपको खुद से ट्राई करना है। यहां देखना, पेरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड है, इनके नाम भी हैं बेटा। ये वाला जो एसिड है पेरोक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, इसे हम बोलते हैं कैरोज एसिड। इसे हम क्या बोलते हैं, कैरोज एसिड। यहीं पर ये जो पेरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड होता है इसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं मार्शल्स एसिड। ये कुछ कॉमन नेम भी है इनके, तो कई बार इस नेम से आपको इन एसिड का नाम मिल सकता है। यहां देखना, अगर हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं H2S2O8 में, यहां देखना कैसे अप्लाई करेंगे। एक हाइड्रोजन का +1, दो हाइड्रोजन का +2, एक ऑक्सीजन का -2, 8 ऑक्सीजन का -16, समेशन 0 लाने के लिए ये +14, दो सल्फर का +14 आ रहा है। मैक्सिमम पॉसिबल दो सल्फर का कितना था, एक सल्फर की निकालने की जरूरत नहीं क्योंकि ये सिर्फ ट्रिक है। मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ 2 सल्फर, क्योंकि दो सल्फर है, कितना आना चाहिए था, +12। एक सल्फर का +6, दो सल्फर का +12, मतलब ये इनकरेक्ट ग्रेटर देन मैक्सिमम पॉसिबल आ रहा है, मतलब इसमें क्या प्रेजेंट है, पेरोक्साइड। स्ट्रक्चर मैंने साइड में ड्रॉ करके दिया हुआ है, क्लियर हुआ? अब अगर आपको नंबर ऑफ पेरोक्साइड बॉन्ड चाहिए, वैसे अगर आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया आपने तब तो वो वैसे ही निकल जाएगा, बट आपको ट्रिक की हेल्प से चाहिए नंबर ऑफ पेरोक्साइड बॉन्ड। तो मैक्सिमम पॉसिबल ऑफ ऑल एटम्स कितना है, 12, और इनकरेक्ट ऑफ ऑल एटम्स कितना है, 14। इनकरेक्ट ऑफ ऑल एटम्स 14, इनकरेक्ट ऑफ सॉरी मैक्सिमम पॉसिबल ऑफ ऑल एटम्स मतलब दोनों सल्फर का, -12 डिवाइड बाई 12 कितना हो जाएगा, 1। तो इसमें भी एक पेरोक्साइड बॉन्ड आ रहा है, स्ट्रक्चर से ही एकदम क्लियर है, वेरीफाई हो रहा है, ठीक है। आप ऑक्सीडेशन नंबर स्ट्रक्चर के हिसाब से भी निकाल सकते हो, +1 -1, एक बॉन्ड के लिए ऑक्सीजन को -1, इसको +1, इसको -2, दो बॉन्ड के लिए इसको +2, इसको -2, इसको +2, एक बॉन्ड के लिए इसे +1 और इसे -1, ठीक है। यहाँ तो 0 0 मिलेगा क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है दोनों ऑक्सीजन की। फिर इस बॉन्ड के लिए इसको -1, इसे +1, आपको इधर वाला तो पता ही है, -2 +2 -2 +2 -1 +1, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में इसको +1 और इसको -1, ठीक है। तो सल्फर का जो एक्चुअल हो जाएगा, सल्फर का जो एक्चुअल ऑक्सीडेशन नंबर निकल कर आएगा वो कितना निकल कर आ जाएगा, +6। लेकिन इन ऑक्सीजन का जो कि बीच में है, जिनमें ऑक्सीजन और ऑक्सीजन में सिंगल बॉन्ड है, वो पेरोक्साइड के फॉर्म में है, उसमें ऑक्सीडेशन नंबर कितना निकल कर आ रहा है, -1। समझ में आया? तो यहां क्या दिख रहा है कि ये जो इनकरेक्ट निकल कर आ रहा है वो मैक्सिमम वाली पॉसिबल वैल्यू से ज्यादा था, इसीलिए इसमें क्या है, पेरोक्साइड है। समझ में आया? सबसे लास्ट एग्जांपल आपको खुद से ट्राई करना है बेटा, ठीक है। ये सबसे लास्ट कंसेप्ट था हमारे लेक्चर का, सबसे लास्ट एग्जांपल है, खुद से ट्राई करना। CrO5, इसको बटरफ्लाई स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, समझ में आ गया होगा इसके स्ट्रक्चर को देखकर क्यों बोलते हैं, ठीक। यहाँ देखना, याद होगा हमने मैक्सिमम फॉर क्रोमियम कितना पढ़ा था, +6, मैग्नीज का +7, क्रोमियम का +6, बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, आपको मैक्सिमम की वैल्यू पता रहनी चाहिए। अगर मैं रूल अप्लाई करता हूँ तो एक ऑक्सीजन का -2, 5 के -10, इस 0 के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, +10, बट पूरे पीरियोडिक टेबल में ही किसी का +10 नहीं होता, ठीक है। +8 भी एक आध का ही हो पाता है स्टेबल केसेस में, वो भी बहुत सारे एलिमेंट के लिए निकल कर आता है तो वो अनस्टेबल ही रहते हैं, ठीक है। +8 भी, +10 तो पूरे पीरियोडिक टेबल में किसी का नहीं होता, ऑब्वियसली है, इसके मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू से ज्यादा है क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट है, पेरोक्साइड बॉन्ड प्रेजेंट है। और नंबर ऑफ पेरोक्साइड बॉन्ड कैसे निकालेंगे, इसका इनकरेक्ट है 10, मैक्सिमम पॉसिबल है 6, डिवाइड बाई 2, 2 आ रहा है तो 2 पेरोक्साइड बॉन्ड है, ठीक। ये दो बॉन्ड के लिए इसको -2, इसे +2, एक बॉन्ड के लिए इसे -1 +1, एक बॉन्ड के लिए -1 +1, एक बॉन्ड के लिए -1 +1, एक बॉन्ड के लिए -1 +1। यहाँ तो 0 0 मिलेगा क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, इस बॉन्ड के लिए भी 0 0 मिलेगा क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। यहाँ पर क्रोमियम की जो टोटल वैल्यू है ये +6 है, तो +6 इसका क्या हो जाएगा, एक्चुअल ऑक्सीडेशन नंबर। जो दो पेयर हैं, दो बॉन्ड है, 4 ऑक्सीजन है लेकिन 2 बॉन्ड्स हैं, एक ये पेरोक्साइड बॉन्ड है, एक ये पेरोक्साइड बॉन्ड है, उन चारों का -1 रहेगा, उस एक ऑक्सीजन का केवल -2 है। समझ में आया? तो जब भी अगर ऐसा निकल कर आए जिसमें मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू, रूल आपको सही तरीके से अप्लाई करने हैं, तो अगर मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू से भी ज्यादा निकल कर आ रहा है तो मतलब पेरोक्साइड होने के चांसेस बन जाते हैं। समझ में आया बेटा?
तो आज वाले लेक्चर में हमने बहुत सारे छोटे छोटे कंसेप्ट पढ़ लिया है। पॉली एटॉमिक आयंस अलग करके ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, स्ट्रक्चर से ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर से क्या कंक्लूजन निकल कर आते हैं, और सबसे लास्ट में पेरोक्साइड कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। नेक्स्ट वाले लेक्चर में कुछ और कंसेप्ट पढ़ेंगे, कुछ एक्सेप्शनल केसेस देखेंगे, और उसके बाद इन सारी थ्योरी पर एक पूरा का पूरा लेक्चर हमारा केवल एमसीक्यूज पर बेस्ड होगा बेटा। ठीक है, तो आज के लेक्चर को यहीं पर कंप्लीट करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वाले लेक्चर में फिर से नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बेटा।